Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start a new chapter, that is money. So let's start. So सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग कि मनी का मीनिंग क्या है. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. वो चीज़ जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है इन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब अगर हम कोई सेल एंड परचेज करते हैं तो सेल एंड परचेज के दौरान जो हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज मनी. अगर हम सेल करते हैं तो उसके बदले में हम मनी रिसीव करेंगे. अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके बदले में हम क्या पे करेंगे, मनी पे करेंगे. तो दैट मीन्स इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. सो एग्जाम्पल है, अ रुपी इन इंडिया इज मनी एज इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इंडिया में हम क्या रिसीव करते हैं, मनी, दैट इज रुपी. जो रुपी है वो इंडिया में चलती है. लाइकवाइज यूएसए में अगर आपका कोई एक्सचेंज होता है तो वहां पर क्या एक्सेप्ट होगा, डॉलर. तो यूएसए में उनकी मनी क्या है, डॉलर है, और हमारे इंडिया में क्या है, रुपी है. नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ मनी. दैट मीन्स कि मनी की शुरुआत कैसे हुई. सो इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड देयर वॉज नो मनी. पुराने दिनों में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था. गुड्स किसके बदले में एक्सचेंज होते थे, गुड्स के बदले में. मतलब सेल परचेज होती थी तो गुड्स के बदले में गुड्स ही चलते थे, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे कोई मनी नहीं होती थी. सो दस जैसे कॉबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर. अगर एक कॉबलर है वो अपने शूज मेक करता है तो अगर उसने फार्मर से वीट लेना है तो उसको उसके बदले में क्या देने पड़ते थे, शूज देने पड़ते थे, और उसके बदले में उनसे वीट लेनी पड़ती थी. तो दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नॉन एज बार्टर सिस्टम, जहां पर गुड्स किसके बदले में एक्सचेंज हो रहे हैं, गुड्स के बदले में. कॉबलर वीट लेने के बदले में उसको क्या दे रहा है, और शूज दे रहा है, और सेम एज फार्मर उसको वीट एक्सचेंज के बदले में क्या ले रहा है, उससे शूज ले रहा है. बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स, पर जैसे जैसे हमारी इच्छाएं या फिर वॉन्ट्स हमारी बढ़ती गई, जरूरतें बढ़ती गई, बार्टर सिस्टम प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट. ठीक है, तो वो जो बार्टर सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो इनएफिशिएंट प्रूफ होने लग गया. So system of exchange, so it is then we invented money, a common medium of exchange. तो उस टाइम पर हमने क्या इन्वेंट किया, मनी इन्वेंट किया. अब हमारी जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स और नीड जैसे बढ़ने लगी तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट का होना बहुत जरूरी था. मतलब कि वो दो पर्सन जिनके पास उन दो गुड्स की पोजेशन हो जो वो एक दूसरे से क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके. तो ये बहुत मुश्किल था. अब जैसे कॉबलर और क्या है, फार्मर है. फार्मर के पास वीट है और कॉबलर के पास शूज है. अगर फार्मर अपना वीट तो सेल करना चाहता है लेकिन अगर उसको शूज की जरूरत नहीं है तो कॉबलर उससे क्या नहीं ले सकता, वीट नहीं ले सकता. तो ये क्या है, इनके पास डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी है. दैट मीन्स उसी सेम टाइम पर फार्मर्स को नीड होनी चाहिए शूज की और कॉबलर को नीड होनी चाहिए वीट की, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके, ये एक्सचेंज कर सके. अगर फार्मर को शूज की जरूरत नहीं है तो वो कॉबलर को क्या नहीं देगा, वीट नहीं देगा, क्योंकि उसके बदले में उसको शूज नहीं चाहिए. सो ऐसे मनी की क्या हुई, शुरुआत हुई, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स एंड वांट है वो बढ़ने लगी. तो ये इनसफिशिएंट प्रूफ होने लगा, इसलिए हमने क्या इन्वेंट किया, मनी इन्वेंट किया. तो शुरू में तो कॉइन्स इन्वेंट हुए, ठीक है, अलॉय मेटल कॉइन्स शुरू हुए. तो फिर धीरे धीरे अब क्या आ रहा है, पेपर मनी आ रही है, प्लास्टिक मनी आ रही है, अब तो ई मनी भी आने लगी है. और साथ के साथ अब डेबिट और क्रेडिट एंट्री के साथ ही अब तो मनी की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास करते हो और आपके जो मनी है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. सो आज के टाइम पे इतना एडवांस है. सो फर्स्ट हमने किया मीनिंग और उसके बाद किया हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी. सो आर नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, कि आपके बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक है, कि क्या चीज वो फुलफिल नहीं करता. साथ में हम लिख सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम का भी सेम आंसर होगा, और नीड फॉर मनी, कि मनी की जरूरत क्यों पड़ी, तो भी हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो नंबर 1, तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले आपने किसको डिफाइन करना है, बार्टर सिस्टम को, कि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. सो सबसे पहले ड्रॉबैक है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि टू पर्सन हैव सच पोजेशन ऑफ दैट गुड्स विच दे कैन एक्सचेंज एट द सेम टाइम, कि इट इम्प्लाइज दैट टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स
कि टू इंडिविजुअल के पास उन गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए विच दे नीड आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, जो कि वो सेम टाइम पे अपनी अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। पर ये बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जो वो दो इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी गुड्स है वो एक दूसरे को वो चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनको वो गुड्स ना चाहिए हो, बट इट इज नॉट सो सिंपल। पर इतना सिंपल नहीं है टू फाइंड अ पर्सन हु वॉन्ट्स योर हॉर्स एट द सेम टाइम हैज अ काउ दैट यू वॉन्ट टू बाय। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है कि आपके पास जो हॉर्स है वो उसको चाहिए, हु वॉन्ट्स योर हॉर्स। अगर आपके पास हॉर्स है, आपके पास किस चीज की पोजीशन है, हॉर्स की पोजीशन है कि आपको उसका हॉर्स चाहिए और आपको वही पर्सन मिले जिसको जरूरत हॉर्स की है और उसके पास किस चीज की पोजीशन होनी चाहिए, काउ की पोजीशन होनी चाहिए जो कि आपको चाहिए। दो इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं जिसके पास हॉर्स है और काउ है, बट आप ऐसा पर्सन नहीं फाइंड आउट कर सकते कि जिसको हॉर्स की जरूरत हो, ठीक है, एट द सेम टाइम उसके पास काउ हो और आप उससे क्या ले सको, काउ ले सको। ऐसा अलग अलग हो सकता है कि इसके पास हॉर्स अलग है और काउ अलग है, पर वो पर्सन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है कि एट अ सेम टाइम पर उसको आपको हॉर्स चाहिए और सेम टाइम पे वो विलिंग है कि वो आपको क्या दे, काउ दे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये बहुत डिफिकल्ट था जब हमारी जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हैं और नीड्स है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्योंकि जब बहुत कम गुड्स थी तब तो ये इजी था, लेकिन जब हमारी वांट्स इंक्रीज होने लगी तब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने क्या इन्वेंट किया, मनी इन्वेंट किया। ठीक है, नंबर 2 आपका पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आप बार्टर सिस्टम के टाइम पे, ट्रेडिशन डेज पे आप किसी भी गुड की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे प्रॉपरली। जैसे व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ योर कार, नाउ डेज यू कैन रिप्लाई अ 5 लाख। आज के दिनों में आप बोल सकते हो कि आपकी कार की वैल्यू क्या है, 5 लाख है। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? क्या आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये आंसर दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। अगर आप आंसर दोगे भी तो कैसे दोगे, योर कार इज वैल्यू इक्वल्स टू 2 हॉर्सेज 3 काउज, जो कि क्या है, प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है। सो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम में कि आप अपनी किसी भी कमोडिटी की प्रॉपर क्या नहीं कर सकते हो, वैल्यू नहीं कर सकते हो इन अ बार्टर सिस्टम में। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। अगर आपको फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, अगर आप किसी की चीज की पेमेंट भी करनी है तो वो भी आप इजिली नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम में। कैसे, दीज डेज यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम 10,000 पर मंथ। आज के टाइम पे अगर आप एक वर्कर हायर करते हो अपनी फैक्ट्री में तो उसके साथ आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप उसको पर मंथ कितना पे करोगे एज अ सैलरी, 10,000। ठीक है, सो इन अ बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू पे हिम इन टर्म ऑफ टेबल इफ ही वर्क इन अ फर्नीचर शॉप। तो मान लो कि पहले जैसे आज के टाइम पे अगर कोई फर्नीचर शॉप पे काम कर रहा है तो आप उसको सैलरी में क्या दोगे, 10,000 रुपीज में, मनी में दोगे। लेकिन अगर ट्रेडिशन डेज में अगर कोई फर्नीचर शॉप पे काम कर रहा है तो आप उस टाइम पे मनी तो नहीं है, तो आप उसको क्या पे करोगे, आप उसको टेबल तो नहीं पे कर सकते या फर्नीचर लक्कड़ तो नहीं आप उसको पे कर सकते। तो इसलिए ये फ्यूचर पेमेंट में और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में डिफिकल्ट था कि आप, क्योंकि मनी नहीं था तो आप उसको बार्टर सिस्टम में आप उसको फर्नीचर, मान लो कि अगर आप मेडिसिन की शॉप में काम कर रहे हो या किसी मेडिसिन की फैक्ट्री में काम कर रहे हो या चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आज के टाइम पे तो आप उसको मनी पे करोगे, लेकिन उस टाइम पे आप सपोज करो आप उसको चॉकलेट्स या फिर आप उसको मेडिसिन एज अ सैलरी पे नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था, एक तरह से डिफिकल्ट टास्क था ऑफ फ्यूचर पेमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे आप मनी को इजिली क्या कर सकते हो, ईयर्स मतलब काफी सालों के लिए स्टोर भी कर सकते हो और आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, ये माना कि आप गुड्स को भी स्टोर कर सकते हो और गुड्स को भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बट इट इज अ डिफिकल्ट टास्क और इट इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, कैसे, in a barter system storage of good is possible but it involve a
स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। कि हाँ, कि स्टोरेज ऑफ गुड पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए क्या इन्वॉल्व है, ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट, आपको बहुत सारे वेयर हाउसेस की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, आपको वो पे करनी पड़ेगी, साथ में एक डर रहेगा कि आपको कैपिटल लॉस ना हो जाए। ठीक है, आप मनी को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 100 साल के लिए आप स्टोर कर सकते हो। क्या आप अपनी व्हीट को इतने सालों के लिए स्टोर कर सकते हो? क्या आप अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हो? नहीं। तो ये आपको किस चीज का फियर है? कैपिटल लॉस का। एट लास्ट ऑन दी अदर हैंड यू कैन ट्रांसफर द गुड्स, आप गुड्स भी ट्रांसफर कर सकते हो, विच अगेन अ डिफिकल्ट टास्क, जो कि बार्टर सिस्टम में क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हो देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है ना, ताकि आपकी गुड्स क्या हो सकती है, एक्सीडेंट होके खराब भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। सो ये था ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। एट लास्ट इज फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी कितनी की फॉर्म में होते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, एंड सेकेंड इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सबसे पहले हम करेंगे फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द आरबीआई। ठीक है ना, मतलब जो कि आपकी एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, वो क्या कर सकती है, इसको इशू कर सकती है। एग्जाम्पल ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, कि आज के टाइम पे जितने भी आपके 100 के 2000 के नोट हैं, वो क्या है, एक तरीके से लीगल टेंडर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या दे रखी हुई है, अथॉरिटी दे रखी है, और किसने इशू किया है, उसको आरबीआई ने इशू किया है। तो वो आपकी कौन सी मनी है? फिएट मनी है। जितने भी कॉइन्स हैं आपके 1 रुपीज के, 5 रुपीज के, 2 रुपीज के, 10 रुपीज के, तो ये आपके क्या है, कॉइन्स। तो इसको बोलते हैं फिएट मनी, जो कि इशू हुए हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इशूड बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या है आपका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक जो आपके एसबीआई है, पीएनबी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी, इनको बोलते हैं आप कमर्शियल बैंक। वो नोट इशू नहीं करते, दे आर द सप्लायर। ठीक है, इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है। नेक्स्ट है आपकी फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। एग्जाम्पल है चेक। अब जैसे ये चेक हो गया आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, जो कि आपने +1 में पढ़ा है, ये सारे आपके क्या हैं? फिड्यूशरी मनी है, जो कि एक पेयर एंड पे के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो? फिड्यूशरी मनी बोलते हो। वो रुपीज नहीं है, वो किस फॉर्म में? फिड्यूशरी फॉर्म में है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फुल एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। ठीक है, अब आपको फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी में आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। फुल बॉडीड मनी आपकी वो होती है जिसकी मनी वैल्यू किसके इक्वल होगी? कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होगी। एग्जाम्पल है एक सिल्वर कॉइन, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन आपकी क्या है? कमोडिटी है। तो इसकी कमोडिटी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी मनी वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे अभी सिल्वर है, ये कितने का बना था? मान लो कि गोल्ड कॉइन है कि 50,000 का बना था। ठीक है, 10 ग्राम्स का। ठीक है, तो इस गोल्ड की वैल्यू, इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू और इसकी मनी वैल्यू ये कितनी होगी? इसकी वैल्यू भी, मनी वैल्यू भी कितनी है? 50,000 है, और इस गोल्ड की वैल्यू भी कितनी है? 50,000 है। तो इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी हुज मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू एज एंड व्हेन दे आर इशूड। ठीक है, उसके साथ उसका ऑपोजिट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, जिसकी मनी वैल्यू किससे ज्यादा है? कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। एग्जाम्पल है जैसे ये 2 रुपीज का कॉइन। अब ये 2 रुपीज का कॉइन है, ये जिस मेटल से बना है, ठीक है, ये जिस मेटल से बना है उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी देन दी इसकी मनी वैल्यू। अब जैसे इसके ऊपर अगर 1 रुपया लिख दिया या 2 लिख दिया या सेम इसके ऊपर 10 या 5 लिख दिया, तो इसकी जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होगी। जैसे अब ये 2 रुपीज है, लेकिन जिस मेटल से ये बना है कॉइन आपका, उसकी मेटल की वैल्यू क्या होगी?
लेस होगी, इसलिए बोला जाता है हुज मनी वैल्यू इज लेस देन द कमोडिटी वैल्यू। अगर इसकी मनी वैल्यू कम हुई किससे, कमोडिटी वैल्यू से, तो लोग क्या करेंगे, इसकी मनी वैल्यू अगर कम हुई, इसके ऊपर जो ₹2 लिखा है ये वैल्यू कम हुई, तो लोग क्या करेंगे, इसकी कमोडिटी को, इसके मेटल को पिघला के लोग इसको सेल करके इससे पैसा कमाएंगे। इसलिए जनरली जो इन कॉइन्स की मनी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। अगर मैं इसके ऊपर ₹10 लिख दूं तो इसकी मनी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसकी जो जिस मेटल से ये वैल्यू बना है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इसके ऊपर सेम इसी सिक्के के ऊपर मैं क्या लिख सकती हूँ, ₹100 भी लिख सकती हूँ। दैट मीन्स इसकी मनी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जिस मेटल से ये बना है इसकी कमोडिटी वैल्यू इसको क्या होगी, कम होगी। तो जो ये क्वाइंस होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, क्रेडिट मनी होती है, हुज मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी वैल्यू क्या होती है, हुज मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल है सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। फिड्यूशरी मनी जैसे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जो कि ट्रस्ट क्रिएट करती है पेयर एंड द पे के बीच में। एंड फिड्यूशरी मनी जैसे विच इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ओल्ड नोट एंड कॉइन विच आर द लीगल टेंडर। So thanks for watching this video. Stay tuned.